हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पार्थसारथी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि मैं आप लोग को स्पोकन इंग्लिश से संबंधित कुछ स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस बता रहा हूँ। हालांकि स्पोकन को करने से पहले हमें थोड़ी अपनी अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन यदि हमें आती है तो हम मदद करेंगे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि यदि आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तभी आप स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार एक बच्चा उसे ग्रामर का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जिस भाषा में वो रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उस माहौल में वो उस भाषा को ऑब्जर्व करते हैं, यानी सीख लेते हैं। तो उसी प्रकार यदि आप डेली इंग्लिश बोलते हैं, शुरुआत तो गलती से ही होगी, क्योंकि जिस प्रकार छोटे बच्चे एक बार में सही नहीं बोलते हैं, तो उसी प्रकार जब आप शुरुआत करते हैं तो उसके लिए आप बच्चे ही होते हैं। तो निराश नहीं होना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए और प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं कई दिन से वीडियोज नहीं बना पा रहा था। इसका कारण था कि मैं कहीं चला गया था, यानी कुछ काम से बाहर चले गए थे। लेकिन ये वीडियो थमेगा नहीं, है ना, क्योंकि आपके हित में, राष्ट्र हित में और जनहित में ये वीडियोज हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो आज का जो वीडियो है, इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, यानी इसके पहले हम लोग यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब टेंस यानी कि क्रिया के रूप काल को हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी चैप्टर 2 है ये। इसके पहले हम लोग फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, यानी कर्ता के रूप में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच या अन्य किसी प्रकार के ग्रामेटिकल थिंग्स आते हैं, उसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं। तो हम लोग दूसरे चैप्टर में काल ही पढ़ रहे हैं, टेंस यानी कि क्रिया के रूप काल। तो चूँकि काल जब शुरू होती है तो फर्स्ट टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इनका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा आवाज़ फंस सकता है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोगों ने पढ़ा है, यानी हम लोग पढ़ चुके हैं इसका रूल्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उस वीडियो को देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप मेरे उस वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स उनमें चर्चा किया गया है। तो उस रूल्स को यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं कई बार, तो इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। अभी जो मैं आपको समझाऊंगा इसको बहुत ही आसानी हो जाएगी समझने में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यदि आपसे कोई पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम क्या है, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बताएंगे। और यदि पूछे सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम क्या है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताएंगे आप। हालांकि ये एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं जिस प्रकार से होता है, तो ये दो एक ही हैं, तो कन्फ्यूज नहीं करना। यदि एग्जाम में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बदले सिंपल प्रेजेंट टेंस दे दे या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बदले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे दे, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप समझ गए हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप अच्छी प्रकार से सीख रहे होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 1। एक चीज़ और, आपको जैसे एक्सरसाइज का स्पेलिंग पूछा जाए EXERCISE, तो ये स्पेलिंग और लिखना भी आना चाहिए आपको। ये बचपन में हम लोग खूब करते थे डिक्टेशन के साथ। तो बात बचपन की नहीं है, हमें सीखना है। तो इसके लिए चाहे हम किसी भी क्लास में पढ़ें, उससे उतना दिक्कत नहीं है, हमें सीखना ही चाहिए। तो एक्सरसाइज 1 है करेक्ट दीज ट्रांसलेशंस, है ना। करेक्ट मतलब सही करिए, दीज मतलब इन, ट्रांसलेशन में अनुवादों को, यानी नीचे दिए गए अनुवाद को सही कीजिए, ये गलत है। तो आप लोग को पहचानना है और सही भी करना है, तो आप पेपर और कॉपी भी ले सकते हैं।
तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका वह खेलता है, और यहाँ लिखा हुआ ही इज प्लेज, तो क्या ये सही है आप बताइए। वह खेलता है, ही इज प्लेज। वह हंसती है, सी इज लाफ। वे टहलते हैं, दे वॉक्स। क्या ये सेंटेंस सही है? यदि नहीं तो क्यों? थोड़ा देर आप सोचिए और इनको आप बनाइए। क्या सही या गलत है आप बता सकते हैं। तो निश्चित रूपेण ये सही नहीं है, क्योंकि जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी इंग्लिश में दिया हुआ है। तो इंग्लिश में जब दिया हुआ है तो हमें पहले हिंदी को देखना है। हिंदी सेंटेंस में क्या है, वह खेलता है, वह खेलता है। तो जब भी आप हिंदी सेंटेंस को देखिएगा तो वाक्य के अंत में देखिएगा, तो वह खेलता है। चूँकि खेलता यहाँ पर क्रिया है तो खेल प्लस ता है, यानी धातु प्लस ता है। तो यहीं पर आपको पकड़ना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो वह खेलता है, तो हम लोग आइडेंटिटी पढ़े थे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्रिया होती है। तो हम लोग समझ गए कि इसमें ता है लगा हुआ है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और जब इतना जान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो इसका रूल होता है इस टेंस का रूल है, मैंने आपको नोट में लिखाया होगा या रूल में लिखाया होगा कि इस टेंस में इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है। आप ध्यान से उस वीडियो को देख लीजिएगा, ये नियम है। जहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखे और यदि उसमें इज लगा हुआ है तो फर्स्ट गलती आपको वहीं पर हो जाता है। तो ही इज प्लेज, यहाँ पर ही इज प्लेज यानी इज जो है ये गलती है। यहाँ पर गलती क्या है, इज गलत है, यहाँ पर इज नहीं होगा, क्योंकि इस टेंस में इज आर एम का प्रयोग होता ही नहीं है। तब आप कहेंगे सर कि इसमें तब सही कैसे होगा ये, तो बिल्कुल वह खेलता है तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही प्लेज, PLAYS, और यहाँ पर आप फुल स्टॉप दीजिएगा। PLAYS फुल स्टॉप दीजिएगा, प्लेज। चूँकि ये सिंपल सेंटेंस है इसीलिए अंग्रेजी सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप और हिंदी सेंटेंस के अंत में पूर्ण विराम दिया जाता है। यह साधारण वाक्य को पहचानने का तरीका है। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। चूँकि अब आपके दिमाग में यह आया होगा कि सर ही प्लेज ही क्यों, ही प्ले क्यों नहीं, तो इसका भी एक नियम है भैया। मैं आपको बताया हूँ कि इस टेंस में यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा जो क्रिया आती है वो सिंगुलर यानी एस या ईएस लगता है इसमें। चूँकि आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या किसी का नाम होता है, तो यहाँ पर ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो वो खेलता है, ही प्लेज, इसीलिए यहाँ पर PLAY के साथ एस लगा हुआ है। यदि यहाँ पर रहता तुम खेलते हो तो सिर्फ यू प्ले होता, एस नहीं लगता क्रिया में, क्योंकि यू जो होता वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता। तो वो खेलता है हो जाएगा ही प्लेज, इज नहीं लगेगा। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, वह हंसती है, सी इज लाभ नहीं होगा, वह हंसती है, इसका सीधा आपका हो जाएगा यहाँ इज। यदि आपसे पूछे इस सेंटेंस में गलत क्या है तो यहाँ पर गलती है इज लगाया हुआ जो, क्योंकि इस सेंटेंस में इस टेंस में इज आर एम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही ट्रांसलेशन होगा सी लाप्स, LAUGHS फुल स्टॉप, सी लाप्स हो जाएगा। और लाप्स क्यों लगा आप ये जान गए हैं, क्योंकि सी है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। चूँकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्रिया भी प्लूरल होना चाहिए, ये नियम है। तो वह हंसती है, सी लाप्स हो जाएगा, यह सही है। अब नेक्स्ट में देखिए, चलिए नेक्स्ट आपका है वे टहलते हैं। अब इस सेंटेंस में क्या गलत है, यहाँ पर क्या गलती लिखा गया है,
तो आप जब ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वे टहलते हैं, दे वॉक्स, यानी यहाँ पर एस जो लगाया इस क्रिया में यही गलत है। तो इस वाक्य में एस जो लगाया यह गलत क्यों? क्योंकि वे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। ये नियम है कि इस टेंस में सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट की क्रिया के साथ एस लगता है, बाकी सभी के साथ एस या ई एस हट जाता है। तो दे वॉक्स नहीं होगा, यहाँ पर सीधा हो जाएगा दे वॉक, WAL के वॉक। दे WAL के वॉक, फुल स्टॉप। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इसीलिए क्रिया भी प्लूरल होना चाहिए। क्योंकि एक नियम बताया था कि जब नाउन में एस लगता है तो वो प्लूरल होता है, लेकिन जब क्रिया में एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, और जब क्रिया से एस हटा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। क्योंकि एक नियम यह भी था कि क्रिया मूलतः प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। तो WAL के वॉक यहाँ पर हो जाएगा दे वॉक, वे टहलते हैं, दे वॉक, दे वॉक्स गलत है, दे वॉक सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया हो तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपका है नंबर 4, वे तैरते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ पर गलती क्या है। चूँकि ये टेंस आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें इज आर एम तो लगेगा नहीं, तो यहीं पर आर जो लगाया ये गलत है। तो वे तैरते हैं, दे आर स्विम नहीं होगा, वे तैरते हैं सिर्फ हो जाएगा दे स्विम, दे स्विम, फुल स्टॉप दीजिएगा। तो वे तैरते हैं, दे स्विम। चूँकि यहाँ स्विम्स क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए क्रिया भी प्लूरल होना चाहिए। तो दे स्विम है आपका, स्विम प्लूरल सब्जेक्ट क्रिया है और दे भी प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वे तैरते हैं, दे स्विम। ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपका है वह चाय बनाती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, वह चाय बनाती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो सी टी मैक्स है ना, लग रहा है कि ये सही है। क्यों? क्योंकि वो ता है, तिया लगा हुआ, यानी कि इसमें एस या लगता है। चूँकि यहाँ पर वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में भी है। तो सी टी मैक्स ये होना चाहिए सही, लेकिन ये वास्तव में गलत है। क्यों गलत है? तो चूँकि आप जानते हैं कि हिंदी इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है S + V + O, और हिंदी का होता है S + O + V। तो देखिए वह है सब्जेक्ट और चाय जो है आपका क्रिया, चाय बनाना, चाय आपका ऑब्जेक्ट और बनाती है क्रिया है। तो देखिए SIO है और V है हिंदी में, तो ये आपका सही है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। अब जब इंग्लिश को देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा। तो सी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और टी जो है आपका वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और मैक्स क्या है, ये वर्ब है। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में आपका नहीं बैठा, ये SV + O पर आया, SOV आ गया, यानी गलत हो गया ये। इसीलिए आपको यहाँ सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CSHEC, और वर्ब पे आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा आपका मैक्स, MAKES मैक्स, और अंत में आएगा टी आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट आएगा TEAT, यानी सी मैक्स टी, वो अच्छा बनाती है। इस वाक्य का सही ट्रांसलेशन होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज 2 है आपका, यानी नेक्स्ट स्लाइड में एक्सरसाइज 2 है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब तो हम लोग सिर्फ करेक्ट सेंटेंस कर रहे थे, लेकिन अब हमें ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करना है आपको, कैसे कीजिएगा। तो ट्रांसलेट यदि आप करना चाह रहे हैं, है ना, तो चलिए, चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, आप भी लिख कर सकते हैं। हालांकि मैं इंपॉर्टेंट वोकेबलरी भी दे दिया हुआ हूँ। तो सबसे पहले आप वोकेबलरी को जान लीजिए, क्योंकि विदाउट वोकेबलरी आप सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो चूँकि एक नज़र में देख लीजिए, भौंकना का होता है BAR के बाक, रैंकना का होता है क्राउल, CRAWL क्राउल। ठीक प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको समझना है वर्ड मीनिंग को, तभी आप सेंटेंस जब बोलेंगे तो आपका उच्चारण भी सही होगा। तो रैंकना का होता है क्राउल, और डूबना का होता है सेट, और टर्राना, चूँकि यहाँ पर टाइपिंग सही नहीं हुआ है, टर्राना ऐसे लिखा जाता है, तो आप सही भी कर लीजिएगा, टर्राना ऐसे लिखा जाता है। तो
यहाँ पर इसे लिख लीजिएगा, आप सही कर लीजिएगा। तो टर्राना का होता है ट्रेम्बल, TREMBL, ट्रेम्बल, है ना। और गर्जना का होता है रोर, ROR, रोर। तो चलिए, अब जब इसको आप देख ही लिए हैं तो अब इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, चूँकि अभी हम लोग हिंदी से इंग्लिश में करेंगे ट्रांसलेशन, और जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर इंग्लिश से फिर हिंदी भी करेंगे। इसका दोनों तरफ से करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब क्रिकेट खेलते हैं तो ऑलराउंडर का बड़ा महत्व होता है, तो आपको भी ऑलराउंडर प्रदर्शन करना होगा। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश यानी अंग्रेजी में अनुवाद करें। ट्रांसलेट में होता है अनुवाद, इनटू में होता है में, इंग्लिश में होता है अंग्रेजी। तो इनटू इंग्लिश अंग्रेजी में, ट्रांसलेट में अनुवाद करें। तो अंग्रेजी में अनुवाद करें। पहला है आपका कुत्ता भौंकता है। कुत्ता का होता है डॉग, भौंकना का होता है बाघ, और है तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन यहाँ है का मीनिंग आएगा नहीं, चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए बाघ का मतलब ही हो जाएगा भौंकता है। लेकिन इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, कुत्ता भौंकता है। तो चूँकि कुत्ता भौंकता है ना, यहाँ पर एक खास कुत्ता है, यानी कि सिंगुलर कुत्ता है, कुत्ते नहीं है, चूँकि प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। तो हो जाएगा आपका कुत्ता भौंकता है, DOG हो जाएगा डॉग, BARKS बॉक्स, एस लगेगा इसमें क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। डॉग क्या आपका एक का बोत रहा है, इसलिए क्रिया भी सिंगुलर हो जाएगी बॉक्स। तो यहाँ बॉक्स का मतलब भौंकता है। तो कहीं यदि आपको बॉक्स मिल जाए उसका हिंदी आएगा भौंकता है। तो जब आप इंग्लिश से हिंदी करेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो डॉग बॉक्स, फुल स्टॉप दीजिएगा यहाँ। पहला हो जाएगा डॉग बॉक्स, कुत्ता भौंकता है। अब दूसरा है आपका गधे रेंगते हैं। गधा नहीं, गधे हैं, है ना। तो गधे का डंकी होता है डोंकी, है ना। यहाँ पर लिखिए DONKEYS, चूँकि गधे हैं प्लुरल है तो डोंकीज क्राउल हो जाएगा। रैंकना का होता है क्राउल, CRAWL, क्राउल, फुल स्टॉप दीजिएगा। तो डोंकीज क्राउल, क्राउल्स क्यों नहीं, क्योंकि डोंकीज प्लुरल सब्जेक्ट है, इसीलिए क्रिया भी प्लुरल होगा। तो गधे रेंगते हैं, डोंकीज क्राउल। तो हो गया डोंकीज क्राउल। अब सूर्य पश्चिम में डूबता है, सब ता है, ती लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। तो आराम से आप ट्रांसलेशन इसका करते जाइए। तो सूर्य पश्चिम में डूबता है, सूर्य का होता है द सन हो जाएगा, सूर्य। फिर हो जाएगा डूबता है, चूँकि सब्जेक्ट के बाद भर्ब आता है, इंग्लिश में जानते हैं, अभी मैंने लिखा था S + B + O, इसी पर हमको बनाना है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। तो सूर्य आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर भर्ब है, डूबना भर्ब है। तो द सन, चूँकि सिंगुलर है द सन, इसीलिए यहाँ पर क्या राइजेज, सॉरी, डूबना का होता है सेट। तो SETS, सेट्स। द सन सेट्स इन द वेस्ट, WEST, वेस्ट, पश्चिम में, फुल स्टॉप। अब आपके ध्यान में आया होगा कि यहाँ पर द 2 बार क्यों लगा है, चूँकि पश्चिम एक दिशा है। यानी आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे चैप्टर तो वहाँ पर एंड द का प्रयोग आपको समझ में आएगा, जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो वहाँ भी समझ में आएगा। हालांकि थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ सूर्य के पहले द लगेगा क्योंकि ये एक ही है ना दुनिया में, इसलिए उसके पहले द लगता है। और पश्चिम एक दिशा है, डायरेक्शन, तो वो भी एक ही है, इसीलिए पर द लगाया। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, है ना, पश्चिम में। सूर्य पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। उसके बाद मेढक टर्राते हैं, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, टर्राना का मैं बता चुका हूँ। मेढक टर्राते हैं। फ्रॉग,
FROG। चूँकि मेढक है तो पूरा मेढक जाति का बोल रहा है, ये मेढक यहाँ पुलर हो गया तो यहाँ फ्रॉक्स लिखिए, फ्रॉक्स ट्रेम्बल, TREMBLE, ट्रेम्बल फुल स्टॉप। यदि फ्रॉग हुआ तो फ्रॉग ट्रेम्बल्स हो जाएगा, सिंगुलर होगा तो ट्रेम्बल्स हो जाएगा, पुलर होगा तो ट्रेम्बल होगा। तो मेढक टर्राते हैं, यदि एक का बोध हो रहा है तो वहाँ पर फ्रॉग होगा, यदि पुलर हो जाएगा तो फ्रॉक्स हो जाएगा, तो फ्रॉक्स ट्रेम्बल, मेढक टर्राते हैं। सिंह गरजता है तो द लायन है ना, अब कहा जाएगा द लायन सिंह गरजता, द लायन रोर्स, ROARS। चूँकि द लायन सिंगुलर का बोध करा रहा है इसलिए रोर्स हो जाएगा, द लायन रोर्स। और यदि पुलर होगा तो क्या हो जाएगा, द लायंस रोर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आ गया तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलिए। अब एक्सरसाइज 3। चूँकि मैं आपको इस टेंस में 2 प्रकार का सेंटेंस बताया, एक एसरेटिव और एक निगेटिव, और इसका निगेटिव का भी रूल मैं बता चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हालांकि इसमें और भी सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव भी होता है और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होता है, तो आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब यहाँ बता रहे करेक्ट दीज ट्रांसलेशंस, यानी इन अनुवाद का को सही करें, है ना, जो दिया गया अनुवाद है आपके नीचे, इनको सही करना है। चूँकि आप जानते हैं कि ता है, ती है, सब लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि सब में नहीं लगा हुआ है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और नेगेटिव सेंटेंस का अलग रूल होता है, मैं रूल भी बता चुका हूँ। तो चूँकि फर्स्ट सेंटेंस देखिए, यदि करेक्ट करना है तो वह नहीं सुनता है, ही डजंट हीयर्स। यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस आप जब देखिएगा सबको तो ये टोटल का गलत ही है, तो इसको सही आप कैसे करेंगे, तो रूल इसका मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में। इसके पहले जो वीडियो बनाया था मैं उसमें रूल को बता दिया हूँ। तो वह नहीं सुनता है, चूँकि इस टेंस में एक नियम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि निगेटिव सेंटेंस हो तो डू या डज के साथ नॉट लगाते हैं, और इसका कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, यानी डू नॉट या डज नॉट या डोंट या डजंट। तो चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कॉन्ट्रैक्शन में ही डजंट हीयर्स, चूँकि अब कहेंगे सर यहाँ गलत क्या है, तो यहाँ गलत है हीयर्स, एस नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी डू नॉट या डज नॉट आता है तो उसके बाद जो क्रिया होती है वो हमेशा सिंगुलर में होती है, सॉरी प्लुरल क्रिया होती है, ये नियम है। तो यही कारण है कि यहाँ पर एस जो लगा हुआ ये गलत है, यानी ही डजंट हियर, यहाँ एस हट जाएगा, सिर्फ हो जाएगा ही डजंट हियर, HEAR हियर, है ना, सिर्फ हो जाएगा ही डजंट हियर। तो यहाँ पर आपका सिर्फ हो जाएगा ही डजंट हियर। फिर है दूसरा आपका वह नहीं देखती है, कोई लड़की है, सी डजंट सीज, तो यहाँ भी वही गलती है, एस हटा दीजिएगा, सी डजंट सी, यानी कि डू या डज के बाद जब भी नॉट आए तो उधर का जो क्रिया होगी वो हमेशा क्या होगा, प्लुरल में होता है, ये नियम है। डू डज के बाद जो आती है क्रिया वो क्या होता है, हमेशा प्लुरल होती है, इसीलिए पर सी डज नॉट सी हो जाएगा। वह गीत नहीं गाती है, सी डजंट, देखिए गीत का होता है सॉन्ग और गाना का होता है सिंग, चूँकि यहाँ सॉन्ग से सॉन्ग्स हो गया है ना, तो यहाँ पर आपका गलती है ये, वह गीत नहीं गाती है, पहले हो जाएगा वह नहीं गाती है, सी डजंट सिंग, सॉन्ग नहीं, पहले होगा सिंग, SING सिंग, सिंग्स नहीं दीजिएगा, सिंग होगा, सी डजंट सिंग, फिर गीत है तो ए सॉन्ग, SONG, यानी लास्ट में आप ए सॉन्ग नहीं, यानी कि सी डजंट सिंग ए सॉन्ग, वह गीत नहीं गाती है, क्योंकि एक बार में तो एक ही गीत लगाएंगे भैया। तो
वह गीत नहीं गाती है। सी डजंट सिंग ए सॉन्ग, सॉन्ग्स नहीं होगा क्योंकि एक ही गीत होगा। तो वे मेरी मदद नहीं करते हैं। दे डजंट हेल्प्स मी, हेल्प्स मी नहीं हेल्प मी हो जाएगा, एस हटा दीजिएगा, सही हो जाएगा। दे डजंट हेल्प मी, चूँकि डजंट डू नॉट या डज नॉट के बाद जो है क्रिया आपका हमेशा प्लूरल हो गया, यानी हेल्प जो है वो प्लूरल है, प्लूरल है ना। तो दे डजंट हेल्प मी ये सही रहेगा। वे मांस पसंद नहीं करते हैं। दे डजंट मीट लाइक्स ये गलत है, पहले होगा दे डजंट, फिर होगा क्रिया और लास्ट में हो जाएगा दे डजंट लाइक, ये हो जाएगा LIKE लाइक मीट, लास्ट में होगा MEAT मीट। दे डजंट लाइक मीट है ना। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो दो प्रकार का सेंटेंस मैंने बताया, एसर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, इस दोनों का मैं आपको सूत्र बता चुका हूँ, नियम बता चुका हूँ। यदि आप वीडियो को नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा, और कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत आपको लगे तो आप कमेंट कीजिएगा। ऐसे भी आप इसको शेयर करना चाहिए आपको वीडियो को, आपका फ्रेंड्स हो या ब्रदर्स हो या कोई भी आपका अपना, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। मेरा ये अंदाज यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये लाइक हमको मोटिवेट करेंगे, इससे पता चलेगा हाँ आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप मुझे लाइक करते हैं। तो इसी प्रकार कुछ वोकैबुलरी भी यहाँ पर दिया है, जैसे हल्ला करना का होता है साउट, हालांकि टू लगता है, यानी जब धातु प्लस ना होता है, इसे हम देख लीजिए करना, इसीलिए यहाँ पर टू शाउट है, ये सही है। हल्ला करना का होगा टू शाउट। कविता पाठ करना का होता है टू रिसाइट पोएम्स, रिसाइट RECIT रिसाइट, ध्यान से देखिएगा, कविता पाठ करना का होता है टू रिसाइट, है ना, टू रिसाइट। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, कविता पाठ करना का होता है टू रिसाइट पोएम्स, और हल्ला करना का होगा टू शाउट। इस प्रकार अपना यह सेशन समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जितना भी रूल्स बताया, जिस प्रकार से करेक्ट करने के लिए सेंटेंस बताया, वो आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि जब आप वीडियो देखते हैं तो नियम वहीं पर क्लियर रहता है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस में भी और भी जो बचा रहता है वो आपका क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि आगे हम लोग का सफ़र आसान हो, इसलिए मैं आपके लिए प्रयास एक कोशिश कर रहा हूँ, है ना, समाज हित में। तो इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।